जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। मैं सीए डॉक्टर महेश गौड़ स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे खूब सारे वीडियोस मिलते रहे। वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहता हूँ यहाँ पे स्मरण बैच का। ये प्रैक्टिस बैच फॉर सीए फाइनल ग्रुप टू के लिए सीए फाइनल का ये बैच शुरू हुआ है, जो एक तरह से सेमी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। सेमी कॉम्प्रिहेंसिव बैच मतलब कि जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच 160-170 आवर्स का आईडीटी का होता है, वो आईडीटी 130 आवर्स में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मतलब फास्ट ट्रैक से ज़्यादा, कॉम्प्रिहेंसिव से थोड़ा सा कम। ये स्टार्ट हो गया आपका 15 दिसंबर से। तो इसके जो लेक्चर आपने मिस कर लिए उनका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और आईडीटी के बैच का टाइमिंग होगा 9:15 टू 11:15 मॉर्निंग में ना। इसके बारे में अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, इसके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। SCMP जो है सचिन गुप्ता सर लेने वाले हैं, दुर्गेश सिंह सर DT लेने वाले हैं, IDT मैं लेने वाला हूँ महेश गौड़ सर। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होगा, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। ये कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स है जो रैंकर्स हैं और कुछ लेजेंडरी स्टूडेंट्स की डिटेल है। ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है अभी आपके लिए, 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स। तो अब 3 मंथ्स का और 12 मंथ्स का ये दो प्लान आप यूज कर सकते हैं, बराबर है। MGST कोड यूज करने पे आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट 10%। ये ग्रुप 2 की डिटेल और ये कॉम्बो की डिटेल यहाँ पर। ओके, अब आप देखिए, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऐसे एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 3 चार्जेज ऑफ GST। ये जो चैप्टर, इसमें से आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड कंपोजिशन स्कीम, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटर लेवल पे भी और फाइनल लेवल पे भी दोनों के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं। एक तरह से देखा जाए 4 to 5 मार्क्स कम वेटेज नहीं होता है। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा। हम यहाँ पर चार्जेस टू GST के लिए सबसे पहली चीज़ इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों एक ही स्टेट है या अलग अलग स्टेट है। दोनों अगर सेम स्टेट या अलग अलग स्टेट होंगे तो इन वन स्टेट या सिंगल स्टेट, सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो उस केस में आपके दिमाग में थॉट आता कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांसफर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। उस केस में भी आपको ये देखना है यस या नो। तो बोले यस, सेम है, तो फिर आप देखो सप्लाई आप किसको कर रहे हो, सप्लाई टू या बाई SEZ है बेटा, या फॉरेन टूरिस्ट को कर रहे हो, यस, तो फिर इसको इंटर स्टेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट। लेकिन अगर नो है तो फिर इसको इंट्रा स्टेट। इसका मतलब मान लीजिए कि ये मुंबई है, मुंबई के अंदर ये मेरी फैक्ट्री है, मुंबई में मेरी दूसरी यूनिट है, बट ये यूनिट जो है मुंबई से थोड़ी सी दूरी पे, मतलब महाराष्ट्र में, बट SEZ एरिया में, SEZ में, बराबर है। ये दो मेरी यूनिट है। अगर मेरी ये यूनिट मुंबई में किसी को सप्लाई करती है तो ये इंट्रा स्टेट माना जाएगा, बट मेरी ये वाली यूनिट मुंबई की किसी यूनिट को सप्लाई करती है तो इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। नाउ एक और केस, मान लीजिए कि मेरी ये यूनिट मुंबई में नॉन SEZ में, मतलब डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में, बट ये किसी और की यूनिट है जो SEZ में, मेरी यूनिट ने इनको सप्लाई किया, तब भी ये प्रिज्यूम किया जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। देखो ये गुड्स है, यहां से रिमूव होकर के यहां पे जा रहा है, ये क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। भले ये दोनों की दोनों यूनिट महाराष्ट्र में, ये मुंबई में, ये पुणे में, दिख रहा है मुंबई, दिख रहा है पुणे, बट ये SEZ है, ये SEZ है, देखो SEZ लिखा हुआ है, SEZ है, सप्लाई हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर ही इन वन या सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, नो, अलग स्टेट है, तो फिर इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। ओके ना, अब इधर देख जाओ, एक और चीज़ बताता मैं। अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो
दोनों ही केस में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उसको इंटर माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। समझ में आया ना? आ जाओ बेटा फटाफट एक बार, ये आपके सेक्शन 7 है आईजीएसटी एक्ट का इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में, इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में सेक्शन 8 है आईजीएसटी एक्ट का, बराबर है। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। अगर कोई भी केस याद रखना, कोई भी केस जिसका कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि इंटर है इंट्रा, तो उसको इंटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब जो भी इंट्रा नहीं है वो सब इंटर हो जाएगा एक तरह से। ओके चलो, एग्जाम्पल प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लायर गुजरात, आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। और इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी और एचजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी में होता तो यूटीजीएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब और प्लेस ऑफ सप्लायर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। अब देखो चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है, बट चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का दर्जा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ये चंडीगढ़ है। और देखो ये पूरा पंजाब है, पंजाब का एक पार्ट है चंडीगढ़, बराबर है। अब यहाँ पे पंजाब के किसी पर्सन ने चंडीगढ़ के किसी पर्सन को सप्लाई किया, बराबर है, तो ये माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई है ये। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी माना जाएगा और पंजाब एक स्टेट माना जाएगा, तो एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में गुड सप्लाई हो रहा है या सर्विस सप्लाई हो रही, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांसफर माना जाएगा बेटा, और आईजीएसटी लगेगा ना। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ एंड प्लेस ऑफ सप्लायर भी चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? यूटीजीएसटी। सर यूटीजीएसटी ऑफ चंडीगढ़, यूटीजीएसटी सारे के सारे यूनियन टेरिटरी का एक ही होता है बेटा। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली और प्लेस ऑफ सप्लायर भी दिल्ली। अच्छा सर, दिल्ली भी तो यूनियन टेरिटरी है, तो यहां पे भी सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगेगा? बिल्कुल नहीं बेटा, दिल्ली पुदुचेरी, बराबर है, दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, बराबर, ये तीनों यूनियन टेरिटरी है, बट ये इनका एक सेपरेट लेजिस्लेचर है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर यूटीजीएसटी नहीं एसजीएसटी एप्लीकेबल करवाते हैं। यहाँ पे इनका एसजीएसटी एक्ट चलता है। तो दिल्ली के अंदर जब सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली और प्लेस ऑफ सप्लायर भी दिल्ली, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली है, उस केस में सीजीएसटी ने एसजीएसटी ऑफ दिल्ली लगेगा, एसजीएसटी एक्ट लगेगा बेटा, याद रखना। ओके, जम्मू एंड कश्मीर जो है बेटा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद सेपरेट लेजिस्लेचर है, मतलब वहां पे एसजीएसटी एक्ट चलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। चलो, ये चेंज आया था बेटा, पहले दी अंडमान निकोबार आइलैंड था यूनियन टेरिटरी में, लक्षद्वीप था, दादरा नगर हवेली थी, दमन एंड दीव था, चंडीगढ़ था, अदर टेरिटरी थी। अभी दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, इनको भी एक साथ है, मतलब एक साथ, मतलब एक नहीं है, बट इनको एक लाइन में कर दिया गया है, और लद्दाख और डाल दिया गया है, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरीज है। अभी अदर टेरिटरीज हाल फिलहाल तो आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं कि कौन सी अदर टेरिटरीज है जिसका नाम आपको याद रखना है। दिल्ली, पुदुचेरी और जो जम्मू एंड कश्मीर है, उन वहाँ पे एसजीएसटी लगता है, वो यूनियन टेरिटरी में जरूर कवर होती है, बट वहाँ पे एसजीएसटी एक्ट ही चलेगा, सेपरेट लेजिस्लेचर है। चलो ना, प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू एंड कश्मीर है, लोकेशन ऑफ सप्लाई जम्मू एंड कश्मीर है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चलेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू एंड कश्मीर है, लोकेशन ऑफ सप्लाई लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, बट सेपरेट लेजिस्लेचर, आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट ट्रांसफर माना जाएगा। सर मान लीजिए चंडीगढ़ से लद्दाख माल भेजा जा रहा है, तो क्या माना जाएगा? ये चंडीगढ़ है, ये लद्दाख है, देखो गुड्स जा रहा है, ट्रक लेकर के माल जा रहा है, तो चंडीगढ़ से लद्दाख अगर माल भेजा जा रहा है बेटा, तब भी एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, इंटर स्टेट ट्रांसफर माना जाएगा ना। अब इसके बाद में आते हैं जो कि नेचर ऑफ सप्लाई हमारा कंप्लीट होगी, सप्लाई इंटर क्या होगी, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होगी, उसके बारे में। अब बारी आती है लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर जीएसटी। अब लायबिलिटी किसकी होगी? लायबिलिटी बेटा यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड है। जनरली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मिस्टर एक्स है, ये सप्लायर है, ये मिस्टर वाई है, ये रिसिपिएंट है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को माल बेचा, तो अब मिस्टर एक्स देखो 1 लाख रुपया लिखा हुआ माल और प्लस जीएसटी कितना लिया? 18,000। अब ये 18,000 जीएसटी पे करने की लायबिलिटी मिस्टर एक्स की होगी, सप्लायर की होगी, ये डिपार्टमेंट को पे करेगा। यहाँ पे लायबिलिटी टू पे टैक्स का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट को पे करने की लायबिलिटी किसकी है? डिपार्टमेंट को पे करने की लायबिलिटी मिस्टर एक्स की होगी। इसका मतलब जानते हैं, अगर मान लो कि इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगता है, तो डिपार्टमेंट मिस्टर वाई से कलेक्ट नहीं करेगा, मिस्टर एक्स से कलेक्ट करेगा, इस पर पेनल्टी इंपोज करेगा, इस पर लीगल एक्शन लेगा। वाई से उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लायबिलिटी किसकी थी? सप्लायर की थी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लायबिलिटी रिसिपिएंट की होती है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम, बराबर। तो वो मेन इंपॉर्टेंट है कि किन किन केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। लेकिन 3 ऐसी कैटेगरी भी है, 3 ऐसे ट्रांजैक्शन भी है जिन पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी ना सप्लायर की होती है, ना रिसिपिएंट की होती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती है। ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है कि स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। मान लीजिए कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उससे मैंने कोई गुड्स या सर्विसेज लिया है और मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा, आरसीएम में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये प्रोविजन बड़े जोरों शोरों से लागू किया गया था, बड़े जोरों शोरों से लागू किया गया था, बट आपको जानकर के ताजुब होगा कि ये प्रोविजन कुछ ही टाइम बाद में हटाना पड़ गया। इसको फिर 5000 की एक लिमिट के साथ में एप्लीकेबल किया गया, सक्सेस नहीं हुआ, सस्पेंड कर दिया गया। तो सर अभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है या नहीं है? बेटा ये प्रोविजन आईजीएसटी के सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 और सीजीएसटी के सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में कवर होता है, बट ये अभी सब पर एप्लीकेबल नहीं, कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज और गुड्स पे ही एप्लीकेबल है, बाकी सब पर एप्लीकेबल नहीं किया गया। और वो जो नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है जिन पर ये एप्लीकेबल है, उनमें एक बिल्डर वगैरह आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बिल्डर हूं, मैं अगर सीमेंट खरीदता हूं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो रिवर्स चार्ज में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 28%। लेकिन नॉर्मल कैटेगरी के अंदर मान लो कि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से, मान लीजिए मैंने पेन खरीदा एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो मुझे आरसीएम नहीं लगेगा, तो मुझे आरसीएम में टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं बिल्डर नहीं हूं। तो बिल्डर या कुछ कैटेगरी पे ही एप्लीकेबल किया गया है, जो डेवलपर वगैरह होते हैं उन सब के ऊपर। बट अभी प्रैक्टिकली हाल फिलहाल के लिए ये एप्लीकेबल हुआ है कुछ क्लास ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, बट प्रैक्टिकली अभी हाल फिलहाल एप्लीकेबल है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी काम का नहीं है। तो इसको भी एक बार के लिए इग्नोर मार करके चलना है। फिर आता है आरसीएम के अंदर कुछ सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट है वो हमको पढ़नी है, और कुछ स्पेसिफाइड गुड्स जो आरसीएम में कवर होते हैं। इनका सेक्शन है 53 और 93। 53 आईजीएसटी एक्ट में और 93 सीजीएसटी एक्ट का बेटा। तो सर ये जो है स्पेसिफाइड गुड्स वगैरह जो आप खरीदते हो आरसीएम लगता है, ये इंपॉर्टेंट है? नहीं बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी। सिर्फ ये कुछ गुड्स है, कैशू नट्स, बीड़ी रैपर्स, टोबैको, सिल्कियान वगैरह, ये एक और खाली जस्ट रीड के लिए ये वाला। तो सर इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है बेटा। ओके, तो सर ये कब पढ़ेंगे? अभी। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे आरसीएम। नाउ फ्रेंड्स, तो हम आते हैं आरसीएम के अंदर सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी का सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। चलो बेटा, सबसे पहला केस है सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए हु हैज नॉट पेड जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। जरा देखते हैं यहाँ पे आरसीएम में क्या बोलता है। जीटीए के बारे में बात करें, जैसे ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ट्रक, ये जीटी है, ये ट्रक ड्राइवर है। अब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड किसको करते हैं जरा देखते हैं। रिसिपेंट कौन है? पहला कैटेगरी लेते हैं रिसिपेंट, ये कौन है? देखो, डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, तो मतलब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, बराबर है। अब इसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, बराबर, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वगैरह वो सब भी कवर हो जाती है बेटा कई बार। ये लोकल अथॉरिटी है, ये कवर हो गई है। गवर्नमेंटल एजेंसीज, ये गवर्नमेंटल एजेंसी लिखी हुई है, ये कवर हो गई। तो ये जीटी इनको सर्विस दे रहा है। अब ये लोग कौन है? क्वेश्चन ये कि क्या ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है? तो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो क्वेश्चन है कि क्यों रजिस्टर्ड है? क्या इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट हो गई थी? 20 लाख 10 लाख की जो लिमिट होती है वो कंप्लीट हो गई थी, इसकी वजह से इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा? बोले नहीं, ये लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं, इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। इसका मतलब सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया, सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, ये कोई दूसरी सप्लाई नहीं करते हैं। तो जीटीए इनको जो सर्विस देगा वो एग्जम्प्ट होगी। जीटीए इनको जो सर्विस देगा बेटा वो क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी, ये याद रखना। पॉइंट नंबर 2, सर मान लीजिए कि अदर सर्विसेज भी देते हैं तो क्या होता? तो ये बिजनेस एंटिटी की तरह ट्रीट होंगे। सर बिजनेस एंटिटी कौन? 7 स्टार। सर 7 स्टार कौन? 7 स्टार क्या होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा, आपको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं जरा 7 स्टार की कैटेगरी में। ये है 7 स्टार बेटा। एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री एक्ट, ये एक फैक्ट्री है, धुआं निकलता दिख रहा है मेरे पीछे। ये जो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है और जीटीएस को सर्विस दे रहा है, इसके लिए माल लेकर के आ रहा है, माल लेकर के जा रहा है, बराबर है। तो जीटीएस सप्लायर है, ये फैक्ट्री रिसिपिएंट है, या रिसिपिएंट कोई सोसाइटी जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखो, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बराबर है। कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जैसे ये मिस्टर आर है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बराबर है। उसके अलावा ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये 3 लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म है। ये पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, इंक्लूडिंग एओपी। और उसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट, ये देखो टाटा लिमिटेड, जैसे ये एबीसीएल लिमिटेड है तो टाटा लिमिटेड, एबीसीएल लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, ये सब। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या? बॉडी कॉर्पोरेट, बराबर। इनमें से किसी को जीटीए सर्विस दे रहा है। कौन दे रहा है? ये जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस दे रहा है। और ये जीटीए या तो अनरजिस्टर्ड है या 12% वाली कैटेगरी में कवर नहीं है।
इसमें कवर नहीं है बेटा, 12% वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। तो उस केस में ये लोग टैक्स पे करेंगे आरसीए में, इनको 7 स्टार बोलता हूं मैं। ये लोग टैक्स पे करेंगे आरसीए में, और ये जब टैक्स पे करेंगे आरसीए में तो रेट लगेगी 5% की रेट से ये लोग टैक्स पे करेंगे जो भी सर्विस इनको दी गई है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, ये गवर्नमेंट का आप बोल रहे थे डिपार्टमेंट वगैरह का कि अगर वो अदर सर्विसेज देते हैं तो बेटा उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। और उसको अगर जीटीए सर्विस दे रहा है, जीटी अनरजिस्टर्ड है या जीटी 12% वाली कैटेगरी में नहीं है, 12% से टैक्स चार्ज नहीं करता है, तो आरसीए में ये लोग टैक्स पे करेंगे फिर। ओके सर इनके अलावा कोई और पर्सन होता तो क्या होता है? इनके अलावा कोई और पर्सन होता, मतलब 7 स्टार बोलता हूं मैं, ये 7 कैटेगरी, 7 स्टार के अलावा कोई और पर्सन होता तो बेटा याद रखना वो एग्जम्प्ट होता। जीटी अगर उसको सर्विस देता वो एग्जम्प्ट होता। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि ये एडवोकेट है, ये एडवोकेट है। अब एडवोकेट की 2 कैटेगरी होती है, ये सीनियर एडवोकेट या अदर देन सीनियर एडवोकेट है। बराबर, तो इधर देखो मैंने सीनियर एडवोकेट लिखा, ये देखो नीचे एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, 3 लोगों का ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। इधर मैंने लिखा फॉर्म ऑफ एडवोकेट। अब ये फॉर्म ऑफ एडवोकेट में जूनियर सीनियर कोई भी हो सकते हैं। एक्चुअली जूनियर वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया गया है, बट अदर देन सीनियर को मैं जूनियर बोल रहा हूं, तो आप समझ लेना जहां पे भी मैं जूनियर वर्ड यूज करूं मतलब अदर देन सीनियर एडवोकेट ये लोग हैं। अब जरा इधर समझना, इधर मैंने 2 लोगों को डाला, फॉर्म ऑफ एडवोकेट को और अदर देन सीनियर एडवोकेट को, मतलब जूनियर एडवोकेट। इधर मैंने डाला सीनियर एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये सब लोग, ये दोनों लोग, ये दोनों, इधर वाली कैटेगरी इधर वाली कैटेगरी, अगर 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 गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल एंटिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, इनमें से किसी को सर्विस देते हैं, गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, तीनों आएंगे। इनमें से किसी को भी सर्विस देते हैं, किसी को भी सर्विस देते हैं, इनमें से किसी को भी सर्विस देते हैं, किसी को भी देते हैं, इनमें से एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट केस, दोनों में से, ये कैटेगरी या ये वाली कैटेगरी, दोनों में से कोई भी दो। ये लोग अगर किसी आम आदमी को दे रहे हैं, आम आदमी मतलब पर्सनल पर्पस के लिए, कोई भी सर्विस किसी को दी जा रही है वो अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। ये हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स, ये हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, बराबर है, और यहाँ पे सीनियर एडवोकेट या अदर देन सीनियर एडवोकेट सर्विस देते हैं, या कोई एडवोकेट की फर्म सर्विस देती है, एग्जम्प्ट है। क्या है? एग्जम्प्ट है। ओके, कोई डाउट यहाँ पर? पक्का। अब नेक्स्ट आता बिजनेस एंटिटी को दी गई, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाएगी। ये जो सर्विस दी जा रही है, मान लीजिए ये किसी ऐसी, जैसी ये कोई कंपनी है पीछे, इस कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, कोई लीगल मैटर हो गया उसके लिए, तो यहाँ पे चाहे ये वाली कैटेगरी सीनियर एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या जूनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट ये सर्विस देते हैं, तो उस केस में डिपेंड करता है कि जो बिजनेस एंटिटी है, जो बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस को काम में लेने वाली है, उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना है। तो टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी कौन सा? प्रीवियस ईयर का। अगर वो लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, सर थ्रेशोल्ड लिमिट किसकी? रजिस्ट्रेशन की। कितनी? 10 लाख, 20 लाख, कुछ केसेस में 40 लाख भी होती है बेटा, उससे कम है, बराबर है, तो ये जो भी सर्विस देंगे वो एग्जम्प्ट होगी। अगर उससे ज्यादा है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा बिजनेस एंटिटी का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, तो बेटा ये जो भी सर्विस देंगे, ये लोग जो भी सर्विस देंगे वो आरसीए में टैक्सेबल होगी। किसमें होगी? आरसीए में टैक्सेबल होगी। अब बात आ रही है सर इनको आपने 2 अलग अलग कैटेगरी में क्यों किया? मैं बताता हूं बेटा क्यों किया। ये जो लोग है ना, सीनियर एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर ये किसी को सर्विस देते हैं, तो मान लेते हैं सीनियर एडवोकेट का एग्जांपल लेते हैं। सीनियर एडवोकेट अगर किसी एडवोकेट को सर्विस दे रहा है या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, मतलब ये वाली कैटेगरी इन लोगों को सर्विस दे रही है, इन लोगों को, कौन? एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, इनको सर्विस दे रही है, तो याद रखना ये जब इनको सर्विस देंगे तो इन लोगों का, ये रिसिपिएंट है, इनका टर्नओवर, मतलब जूनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट का टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो ये जो सर्विस देंगे एग्जम्प्ट है, थ्रेशोल्ड लिमिट के बराबर है तब भी ये जो सर्विस देंगे एग्जम्प्ट है, और अगर उससे ज्यादा तो आरसीए में ये लोग टैक्स पे करेंगे। लेकिन अगर सर्विस इन्होंने दी और ये लोग रिसिपिएंट है, सप्लायर कौन है? ये एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, और रिसिपिएंट कौन है? सीनियर एडवोकेट है, तो उस केस के अंदर एग्जम्प्ट होगा। क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा ये। ओके, तो ये पूरा फ्लो चार्ट है बेटा, इसको एक बार आप रेडी करना। नेक्स्ट आते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस। स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या होती है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये 4-5 लोग हैं, ये एक इवेंट प्रोग्राम करवा रहे हैं, एक शो करवा रहे हैं, डांस शो करवा रहे हैं, बराबर है, ABCD ग्रुप है इनका नाम, और एनीबडी कैन डांस करके एक प्रोग्राम लेकर के आए। ABCD जो ग्रुप है ये एक डांस प्रोग्राम करवा रहा है, और इसमें कुछ लोग स्पॉन्सर बने। कौन कौन बने? ये ABC लिमिटेड स्पॉन्सर बनाए, ये महेश गौड़ ये स्पॉन्सर बनाए, बराबर है, और ये PQR पार्टनरशिप फर्म ये स्पॉन्सर बनी है।
हम सब लोगों ने पैसा दिया इनको 10 लाख 10 लाख 10 लाख स्पॉन्सरशिप के लिए। ये सप्लायर है, ये मुझे स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं, ये हम सब लोगों को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही है ABCD बराबर है। ये सर ABCD स्पॉन्सरशिप सर्विस कैसे दे रही है? बेटा इनको हम पैसा दे रहे हैं, ये सप्लायर है, रिसिपिएंट हमेशा पैसा देता है। ये हमारा ब्रांड प्रमोशन करेंगे तो हम इनको पैसा दे रहे हैं, ये सप्लायर होंगे, हम रिसिपिएंट होंगे, ये हमारा ब्रांड प्रमोशन करेंगे। अब उस केस में जो ABC लिमिटेड ने पैसा दिया, जो PQR फर्म ने पैसा दिया, उन पे तो RCM एप्लीकेबल होगा। RCM मतलब टैक्स पे करने की लायबिलिटी ABC और PQR की होगी। लेकिन अगर मैं इनको जो पैसा दे रहा हूं वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि याद रखना, रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म होता है और सप्लायर कोई भी हो तो उस केस में ही RCM लगेगा बेटा। ओके ना, अब आगे बढ़ो ना। अब आता नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और बिजनेस एंटिटी। बेटा ये वाले चैप्टर में कवर नहीं करूंगा मैं, ये एग्जम्पशन वाले चैप्टर में कवर करूंगा मैं, क्योंकि इसमें मेन एग्जम्पशन वाले पॉइंट ज़्यादा है। खाली RCM के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझ लो कि गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है और वो सर्विस अगर टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होती है तो RCM लगता है बराबर। खाली कुछ केस है जो फॉरवर्ड चार्ज में होता है। कौन सा? एक तो पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस जो पोस्ट ऑफिस देता है, सील वाली SEAL, स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल, एक्ट एज एन एजेंट मतलब पोस्ट ऑफिस एजेंट की तरह काम कर रहा है, या LIC, ये फॉरवर्ड चार्ज में कवर होती है। दूसरा, एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज होगी वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर होती है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस है वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होती है। कब? जब सप्लायर गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो। सर रिसिपिएंट कोई भी हो, ये मैं वर्ड अभी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी हो तो मतलब कुछ एग्जम्पशन वाली कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करेंगे रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी हो। बस बिजनेस एंटिटी में भी काफ़ी सारे केसेस एग्जम्प्ट होते हैं बेटा, वो क्या होंगे वो एग्जम्पशन चैप्टर में समझ में आएगा। हाल फिलहाल इतना बोल रहा हूँ मैं, जो भी एग्जम्प्ट नहीं होती है, टैक्सेबल होती है, वो सब RC में आएगी, सिर्फ इन 3 को छोड़ करके। और एक और मैं बताता हूँ, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस क्या, जरा समझना बेटा। मान लेते हैं 2 केस लेते हैं, ये मैं हूँ महेश गौड़ बराबर है, ये है मिस्टर R। हम दोनों जने जो है प्रोफेसर हैं, दोनों जने जो है स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए एक सेमिनार करते हैं। सेमिनार करने के लिए दोनों जने ऑडिटोरियम बुक करते हैं। ऑडिटोरियम म्यूनसिपलिटी का, ये म्यूनसिपलिटी है महानगर पालिका मुंबई, इनका ऑडिटोरियम हम बुक करते हैं। अब ये लोकल अथॉरिटी है, ये हमको सर्विस दे रही है कौन सी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। हम दोनों बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं उस सर्विस को, मतलब हम बिजनेस एंटिटी है। जो भी बिजनेस के लिए यूज़ करता है वो बिजनेस एंटिटी होता है बेटा। हम दोनों बिजनेस एंटिटी है, क्योंकि कोई भी आदमी बिजनेस करो बिजनेस एंटिटी माना जाएगा। हम दोनों बिजनेस एंटिटी है। ये जो भाई साहब है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मैं जो हूँ वो रजिस्टर्ड पर्सन हूँ GST में। अब यहाँ पर महानगर पालिका ने हमको बोला 10,000 रुपया रेंट देना होगा एक दिन का। मैं 10,000 जो है रेंट पे कर रहा हूँ महानगर पालिका को, उस पर RCM लगेगा क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। लेकिन ये भाई साहब जो रेंट पे करेंगे उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में डिपेंड करता है कि जो रिसिपिएंट है, जो बिजनेस एंटिटी है, वो है क्या एक्चुअली। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो RCM लगेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा बेटा। समझ में आया ना? तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का पॉइंट भी हम यहाँ पे कवर कर लिया। ओके 5A वाला। नाउ अब बाकी का जो एग्जम्पशन वाला पार्ट है वो हम एग्जम्पशन चैप्टर में कवर करेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है 5B, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल FSI। ये 5A, 5B और 5C दोनों एक ही साथ में ले रहा हूँ बेटा। यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ, इधर देखना बेटा। ये भाई साहब है एनी पर्सन मतलब इसको यूँ समझो, ये एक भाई साहब है, बुजुर्ग आदमी है बराबर है। हाँ इधर ये भाई साहब एक बुजुर्ग आदमी है और इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। मैं एक बिल्डर हूँ, डेवलपर हूँ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप चाहिए तो ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए आप मुझे दे सकते हैं। इन भाई साहब ने बोला मैं तो चाहता ही हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी अच्छी बन जाए, डेवलप हो जाए, मेरा बुढ़ापा सवर जाए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। ये जो भाई साहब है इनका नाम मान लेते हैं मिस्टर राकेश है। मैंने कहा राकेश जी भाई साहब ठीक है, आप जैसा बोलेंगे कर देंगे। ये पूरा स्लम दिख रहा है, ये स्लम इनका है। इन्होंने मुझे इसके डेवलपमेंट राइट्स दे दिए, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे दिया, या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे दिया, या लॉन्ग टर्म लीज पे दे दी ये जगह कि मैं इसको डेवलप करूँ। लॉन्ग टर्म लीज मतलब 30 साल या उससे ज़्यादा के लिए, 50 साल के लिए दे दी, 100 साल के लिए दे दी। हमारे बीच में डील हो गई। मैंने कहा ओके डन।
अब इस एरिया को मैं डेवलप कर रहा हूँ। अब इन्होंने मुझे बोला कि इसके लिए मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, मैं इनको 10 करोड़ रुपीज़ दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये कि जो 10 करोड़ रुपीज़ मैं इनको पे कर रहा हूँ, इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, पहला क्वेश्चन। और लगेगा तो आरसी में लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। अब सप्लायर तो ये है, ये मुझे डेवलपमेंट राइट्स दे रहे हैं, ये सप्लायर है, मैं कौन हूँ, मैं रिसिपिएंट हूँ यहाँ पर। मैं कौन हूँ बेटा, मैं रिसिपिएंट हूँ यहाँ पर। अब इधर केस को समझना जरा, मैं बिल्डर हूँ, ये बिल्डिंग बनना शुरू हुआ, अब ये देखो बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट ने मुझे लालच दिया, महेश गौड़ ये जो 10 करोड़ रुपया तू दे रहा है ना उनको, इस पर आरसीएम लगेगा, तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, बट हम तेरा टैक्स माफ कर देंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, बोले यस लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा क्या, बोले ये जितना भी ये प्रॉपर्टी बना रहा है ना तू, ये रेसिडेंशियल फ्लैट बना रहा है। मैंने कहा यस। बोले ये अंडर कंस्ट्रक्शन बेच दे, अगर तूने अंडर कंस्ट्रक्शन इनको सेल कर दिया तो ये 10 करोड़ रुपया जो तू इन भाई साहब को दे रहा है डेवलपमेंट राइट्स के, इन पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जाम कर देंगे। मैंने कहा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं बेच पाया तो मैं, बोले तो इस 10 करोड़ पे आरसीए में बाद में टैक्स पे कर देना। मैंने कहा कब पे करूं, 10 करोड़ तो मैं आज इनको दे रहा हूं। बोले टैक्स आज पे मत कर, जिस दिन तेरा ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाए या सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाए, उस टाइम पर तो आरसी में टैक्स पे कर देना। अगर ये वाले फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन सेल आउट नहीं हुए तो, ओसी सीसी आने से पहले सेल आउट नहीं हुए तो प्री बुकिंग हो जानी चाहिए। मैंने कहा अगर आधे सेल हुए आधे नहीं हुए तो, बोले प्रोपोर्शनेट आरसी में टैक्स पे करना पड़ेगा तुझे 10 करोड़ पे। मैंने कहा ओके सर समझ गया। ओके, ये पूरा का पूरा एनालिसिस है उसका। नेक्स्ट आता बेटा डायरेक्टर की सर्विसेज। इधर देखो, मैं डायरेक्टर हूं XYZ लिमिटेड में, अब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, होल टाइम डायरेक्टर हूं या आपके मैनेजर हूं, तो उस केस में मुझे जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन मिलता है वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा, शेड्यूल 3 में जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं या मैं मैनेजरियल डायरेक्टर हूं, एमडी हूं, होल टाइम डायरेक्टर हूं, बट मैं सिटिंग फी ले रहा हूं बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की, सिटिंग फी ले रहा हूं अलग से, सैलरी नहीं, मैनेजरियल रेम्युनरेशन नहीं, अलग से सिटिंग फी ले रहा हूं, उन पर आरसीएम लगता है। उस केस में ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है, मैं इसमें डायरेक्टर हूं, ये मुझे जो सिटिंग फी पे करेगी उस पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी होगी, XYZ लिमिटेड कंपनी की। मैं सप्लायर हूं, ये रिसिपिएंट है। ओके, नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस एजेंट। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है बराबर, और ये भाई साहब इंश्योरेंस एजेंट है। ये भाई साहब जो घर घर जाकर के क्लाइंट ढूंढते हैं, भाई साहब इंश्योरेंस करवा लो, देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कंपनी को क्लाइंट ला करके देते हैं। कंपनी जो होती है इंश्योरेंस कंपनी, इनको देखो ये कमीशन दे रही है, कमीशन जा रहा है, उस कमीशन के लिए ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। क्यों? क्योंकि ये सर्विस जो दे रहे हैं उसमें सप्लाइड सर्विस के लिए ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, बदले में रिसिपिएंट इनको कमीशन दे रहा है, टैक्स पे करने की लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की होगी बेटा। नेक्स्ट है रिकवरी एजेंट। ये भाई साहब है जो रिकवरी एजेंट है, ये बैंक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये एनबीएफसी, तीनों में से कोई भी हो, तीनों में से कोई भी कैटेगरी बराबर है। अब इनका पैसा डूबा हुआ है मार्केट में, इन्होंने कईयों को लोन दिया है, रिकवरी नहीं हो पा रही, इन्होंने ये रिकवरी एजेंसी है इसको हायर किया कि भाई आप रिकवरी करके दो, हम आपको 10% कमीशन देंगे। तो जो 10% कमीशन है उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, टैक्स पे करने की लायबिलिटी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी वगैरह इनकी होगी। ओके, नाउ अब बारी आती है नेक्स्ट सर्विस बाय ये म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट। अब इधर देखना बेटा, ये म्यूजिक कंपोजर है बराबर है, और इन्होंने एक म्यूजिक कंपोज किया, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा बराबर है। अब ये देखो इंडियन आइडल वगैरह में देखते होंगे कई सिंगर आते हैं, बाद में वो कंपोजर भी बनते हैं, सिंगर भी बनते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये भाई साहब है, ये आपके क्या है म्यूजिक कंपोजर, इन्होंने एक म्यूजिक कंपोज किया बराबर है, टन 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 टारा, टन 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 टारा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। और इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया, ये म्यूजिक पसंद आ गया टी सीरीज कंपनी को, और ये जो टी सीरीज कंपनी है इन्होंने बोला भाई ये म्यूजिक के राइट्स तो हमको दे दो, हम इसमें रिकॉर्डिंग करके बेचेंगे। और ये टेम्पररी राइट्स दे रहे, परमानेंट नहीं, परमानेंट होता तो गुड्स हो जाता, टेम्पररी राइट्स दे रहे इनको। उस केस में ये रॉयल्टी पे करेंगे, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये कंपनी रिसिपिएंट है, ये म्यूजिक कंपोजर सप्लायर है, टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी होगी, कंपनी की होगी, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। शर्त ये कि ये ओरिजिनल कंपोजर होने चाहिए, ओरिजिनल कंपोजर ये होने चाहिए बराबर है। ये ऑथर है, चेतन भगत मान लो या कोई दूसरा ऑथर मान लो, ये ऑथर है। इनकी बुक ये वाला XYZ पब्लिकेशन है, जो मान लेते हैं एग्जांपल है, खाली ये एग्जांपल है, XYZ पब्लिकेशन ये पब्लिश करता है, ये चेतन भगत को रॉयल्टी देता है। अगर ओरिजिनल लिटरेचर चेतन भगत का है तो उस केस में जो रॉयल्टी मिलती है उस पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी पब्लिशर की होगी, इनकी नहीं होगी। बट ये वाला केस जो बेटा नीचे नीचे यहाँ पे भी कवर है बराबर, नीचे कवर है ऑथर वाला, तो नीचे ऑथर वाला पहले 9 में कवर था, अब इसको 9A में अलग से डाला गया है।
अलग से क्यों डाला गया? क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है चेतन भगत को, मतलब ऑथर को, कि आप चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज में रहो, चाहो तो रिवर्स चार्ज में रहो। अब रिवर्स चार्ज में रहेंगे तो पब्लिशर की लायबिलिटी होगी, फॉरवर्ड चार्ज में रहेंगे तो चेतन भगत की लायबिलिटी होगी। बट अगर फॉरवर्ड चार्ज में आना चाहते हैं ये, तो उस केस में इनको क्या करना पड़ेगा कि चेतन भगत को जीएसटी डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा, कमिश्नर को बोलना पड़ेगा कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहता हूँ। दूसरा, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई 1 साल तक इनको फिर फॉरवर्ड चार्ज में रहना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं ये, ओके। नहीं तो अदरवाइज ये आरसी में टैक्स पे कर सकते हैं, आरसीएम का ऑप्शन भी रहेगा इनको। उसके अलावा आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है बराबर है, प्रभास, ये बाहुबली मूवी के एक्टर है। अब जो बाहुबली के प्रोड्यूसर है बराबर, वो उनको जो भी पेमेंट करेंगे उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, बराबर है। ये फोटोग्राफर है, ये प्रोड्यूसर के लिए फोटो वगैरह क्लिक करते हैं मूवीज वगैरह की, तो ये जो फोटो क्लिक करते हैं इनको जो पेमेंट वगैरह किया जाता है फोटोग्राफर्स वगैरह को, वो सब आरसीएम में टैक्सेबल होता है बेटा, ओके। चलो, आरबीआई ओवरसीइंग कमेटी, ये एक ओवरसीइंग कमेटी जो टाइम टाइम पर आरबीआई को गाइडेंस वगैरह देती रहती है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को जो भी सर्विस देगी आरसीएम में एप्लीकेबल होगा, टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी होगी? आरबीआई की होगी, ओवरसीइंग कमेटी की नहीं होती। ओवरसीइंग कमेटी सप्लायर होता है, आरबीआई रिसिपिएंट होता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट दो तरह के मान सकता हूँ। ये इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है मिस्टर ए, और ये बीसीडी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। ये किसको सर्विस दे रहे हैं? ये सर्विस दे रहे हैं बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। और ये देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिख करके उसके ऊपर क्रॉस मार दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कवर नहीं होगा। यहाँ पे किसको कवर किया? खाली बैंकिंग कंपनी बराबर और एनबीएफसी बराबर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कवर नहीं होता। अब ये लोग जो है, ये सर्विस देते हैं इनको, बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो आरसीएम लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज। तो अगर इंडिविजुअल मतलब मिस्टर ए सर्विस दे रहा है तो आरसीएम लगेगा, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस दे रहा है। ये जो एजेंट वगैरह होते हैं जो कस्टमर वगैरह ढूंढ करके लाते हैं, इनके लिए फोन करते हैं, भाई साहब आपके लिए एक स्कीम आई है लोन की, सर आप लोन लेंगे क्या, ये सब चीजें। तो उस केस में टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी होगी? बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी की होगी, मिस्टर ए की नहीं होगी। लेकिन मिस्टर ए कब? जब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो इंडिविजुअल। लेकिन अदर देन इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो, तो याद रखना उस केस में टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी आ जाएगी? किसकी आ जाएगी? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में बीसीडी फर्म की। तो ये जो फर्म है वो टैक्स पे करेगी, रिसिपिएंट टैक्स पे नहीं करेगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, ओके। ओके सर, समझा सर, समझा। नाउ नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू ए बैंकिंग कंपनी। बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते हैं, तो क्या होगा? इधर देखना बेटा, यहाँ पे दो चीजें एक साथ ले रहा हूं मैं, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अर्बन एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में होता तो सर्विस एग्जम्प्ट होती है बेटा। बीएफ मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंकिंग कंपनी, अर्बन एरिया या इंश्योरेंस कंपनी बराबर है। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये बिजनेस फैसिलिटेटर है। बिजनेस फैसिलिटेटर के भी एजेंट होते हैं, ये एजेंट है, ये एजेंट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का। अब इधर देखना बेटा, इंटरेस्टिंग चीज ये है, बिजनेस फैसिलिटेटर जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा ये आरसी में टैक्सेबल है, ये आरसी में टैक्सेबल है। लेकिन एजेंट जो बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस देगा वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है। तो ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, बट इधर ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। बोर्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा जो अर्बन एरिया में, रूरल एरिया इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सर्विस एग्जम्प्ट होती है बेटा रूरल एरिया के एंट्री नंबर 39 में जो सीजीएसटी एक्ट का है, वो हम पढ़ेंगे एग्जम्पशन चैप्टर में बराबर। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को देता है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगा। लेकिन कोई एजेंट है जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देता तो ये आरसीएम में आएगा बराबर। तो दो सर्विस मैंने कवर किए बेटा यहाँ पर, ये आरसीएम की है। तो ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट तो आरसीएम, ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट तो आरसीएम। ओके, तो आ जाओ, ये बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दोनों कवर हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी देना बराबर है। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाइंग ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल बराबर है, बॉडीगार्ड वगैरह दे दिए, वो सब चीजें यहाँ पे कवर होगी बेटा ना। अब ये जो केस है, इस केस में आरसीएम कब लगता है? तो ये क्या बोलते हैं, सप्लायर कोई भी हो, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। तो कोई भी हो, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए,
रिसिपेंट कौन हो? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। बेटा ये तो याद ही रखना, जो आरसी में आपने पढ़ा ना, उसमें रिसिपेंट तो टैक्सेबल टेरिटरी में ही लोकेटेड होगा, ये इंप्लाइड है, ये याद रखने की भी जरूरत नहीं, इंप्लाइड है, ये मान लेना। रिसिपेंट हमेशा टैक्सेबल टेरिटरी में ही लोकेटेड होगा, बराबर है। तो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड हो, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन हो, बट इनमें से कोई भी कवर ना हो, इनमें से कोई भी ना हो। सर ये क्या क्या है जरा देखते हैं बेटा, आ जाओ एनालिसिस करता हूँ। जैसे ये भाई साहब है, ये सिक्योरिटी सप्लाई करते हैं और ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और ये सिक्योरिटी सप्लाई करते हैं इस रिसिपिएंट को, ये वाले भाई साहब को। और ये जो भाई साहब एक रजिस्टर्ड पर्सन है, बट ये किस में रजिस्टर्ड है? कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम, बराबर। अब कंपोजिशन स्कीम 10(1) वाली हो या 10(2)A वाली हो, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको दिया गया है, बराबर, इनको सिक्योरिटी सप्लाई की गई है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। ओके सर, और या फिर डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, ये रजिस्टर्ड है, इनको सप्लाई की जा रही है, बट ये जो रजिस्टर्ड है, बराबर है, ये सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड हुए, तो उस केस में भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो सर अभी तो आपने बोला रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, सप्लायर कोई भी हो सकता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सिक्योरिटी सप्लाई की सर्विसेज है, लेकिन वो आरसी में तभी आएगी जब रिसिपिएंट इसको और इन भाई साहब को, इन दो को छोड़ करके कोई और रजिस्टर्ड पर्सन हो, मतलब ये वाला पर्सन, तो आरसीएम आ जाएगा, तो आरसीएम आएगा इन दो को छोड़ करके। और दूसरा अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट कौन है बेटा? अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है रिसिपिएंट, बराबर है, तो उस केस के अंदर भी फॉरवर्ड चार्ज आएगा। क्या आएगा? फॉरवर्ड चार्ज आएगा बेटा। ओके, समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट आते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स को अगर आप रेंट पे देते हैं, वो वाली सर्विस दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो इधर देखो क्या बोला, सप्लायर कोई भी होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो इधर देखो ये सप्लायर है, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट है या अदर पर्सन है, मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ ना बेटा, यहाँ पर अपन टेंशन नहीं लेते हैं, मान लेते हैं सप्लायर एक तो बॉडी कॉर्पोरेट है, बराबर है, और एक ले लेते हैं मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, 3 लोग हैं, ये सर्विस दे रहे हैं किसको? बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस क्या दे रहे? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल्स डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट टू बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ये सप्लायर है, बराबर है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या? आर लिमिटेड, और ये क्यू लिमिटेड है। आर लिमिटेड का बिजनेस क्या है? ये गाड़ियां खूब सारी दिख रही, इनको रेंट पे देने का। ये क्यू लिमिटेड को गाड़ी रेंट पे देती है, जो भी पैसा लेगी वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा, क्यों? क्योंकि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, सप्लायर मान लो ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये है मिस्टर सी, ये 3 लोग हैं जो क्यू लिमिटेड को सर्विस देते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की, बराबर है। अब ये जो ए लिमिटेड है, ये जीएसटी चार्ज करता है 12% से, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। कौन करता है? मिस्टर ए। तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। इसके अलावा कोई और है, जैसे बी और सी, बराबर, इसमें बी जो है वो उसकी सर्विस आती है 5% वाली कैटेगरी में टैक्सेबल। ये भले रजिस्टर्ड पर्सन है, बट 5% वाली कैटेगरी में, ये 5% वाली कैटेगरी में, तो आरसी में टैक्स लगेगा। और कौन पे करेगा बेटा? क्यू लिमिटेड टैक्स पे करेगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वाली सर्विसेज में, बराबर है। डीजल पेट्रोल वगैरह जो है वो सब इंक्लूड है, जो भी ये पैसा ले रहे हैं उसके अंदर। सी जो है ये बेचारा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बट ये भी अगर क्यू लिमिटेड को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वाली सर्विसेज दे रही है, ये वाली सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में याद रखना ये वाली सर्विसेज अगर ये कौन? मिस्टर सी दे रहा है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो भी आरसी में टैक्सेबल होगी, क्यू लिमिटेड उस पर टैक्स पे करेगा। ओके, ना बेटा 12% वाला होगा तो फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा। ये पूरा एनालिसिस है उसका, जो अभी मैंने बताया यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं आपके सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर कोई लेंडर है, बराबर, वो सप्लायर है और बोरोवर रिसिपिएंट है, तो उसके बीच में जो प्रीमियम दिया जाता है, जो कौन? बोरोवर प्रीमियम देगा लेंडर को सिक्योरिटी अवेलेबल करवाने के लिए, उस केस पे आरसीएम लगता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, टेक्निकली इसको लेकर के नहीं जाऊँगा, एक लेमन लैंग्वेज का लेमन एग्जांपल लूँगा ताकि आपको समझ में आए। बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में इंटरमीडिएट के थ्रू होती है ये सारी सर्विसेज। मैं आपको नॉर्मल वे में समझाता हूँ ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मान लीजिए कि मैंने मार्केट में कुछ शेयर बेचे, मेरे पास में रिलायंस का एक भी शेयर नहीं, और मैंने आपको बोल दिया कि 1000 शेयर मैं आज आपको बेचने को तैयार हूँ। आज भाव चल रहा
₹200 शेयर का। आपने बोला हमको चाहिए, अब ₹200 में मैं आपको शेयर बेच रहा हूँ आज, जबकि मेरे पास एक फुट्टी कोड़ी नहीं है। ये भाई साहब है, इन भाई साहब से मैंने वो शेयर उधार लिए, इनके पास शेयर थे रिलायंस के, बराबर है, और कितने 1000 शेयर और 200 का भाव है। मैंने इनको बोला भाई साहब मुझे 1000 शेयर उधार दे दो, खरीद नहीं रहा हूँ, उधार ले रहा हूँ, 2 महीने बाद लौटा दूंगा। बोले ठीक है। मैंने इनसे उधार लिए और उधार लेकर के मैंने इनको 25,000 रुपया मान लो या 20,000 रुपया प्रीमियम दिया। वो प्रीमियम पे आरसीएम लगेगा, प्रीमियम पे आरसीएम लगेगा। ओके ना, तो यहाँ पर ये भाई साहब कौन है? लेंडर। मैं कौन हूँ? बोरोवर। अब वो शेयर मैंने आपको दे दिए आज, आपने मुझे उन 1000 शेयर पे पैसा दे दिया 2 लाख रुपया आज। अब मैं क्या करूँगा, फ्यूचर के अंदर 2 महीने बाद ये शेयर की कीमत हो गई 110 रुपया मान लो, तब उस वक्त मैं 1000 शेयर खरीदूंगा मार्केट से और 1,10,000 रुपया मेरी पॉकेट से जाएगा। उनसे खरीदा मैंने और इन भाई साहब को वापस लौटा दिए इनके शेयर। भाई साहब की कमाई क्या होगी बेटा? 25,000 जो प्रीमियम दिया उस पर आरसीएम लगेगा। मैंने क्या कमा लिया? मेरे को 90,000 का प्रॉफिट हो गया, जिसमें से मेरा खर्चा कितना हुआ? भाई साहब को 20,000 या 25,000 प्रीमियम दिया वो, और कोई खर्चा ही नहीं, बाकी का मैंने कमा लिया, वो मेरा प्रॉफिट हो गया, बराबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं आपके 2 ऐसी सर्विसेज जो सिर्फ आईजीएसटी एक्ट में ही आरसीएम में टैक्सेबल होगी, सीजीएसटी एक्ट में नहीं होती। बाकी अभी तक जो हमने पढ़ा वो सीजीएसटी एक्ट में भी टैक्सेबल होती है और आईजीएसटी एक्ट में भी टैक्सेबल होती है। अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी में और इंटर है तो सीजीएसटी एक्ट में। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ आईजीएसटी एक्ट में होगी। क्यों? क्योंकि उनमें सप्लायर आउटसाइड इंडिया का होता है। पहला केस है any service supplied by any person who is located in non-taxable territory to any person other than non-taxable online recipient। ये क्या कहना चाहता है? सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है, और सर्विस जो है वो OIDAR वाली ले लेता हूँ, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, नेटफ्लिक्स। ये नेटफ्लिक्स दिख रहा है, ये यूएसए की कंपनी है। मैं मूवी देखने के लिए इनको सब्सक्राइब करता हूँ और मैं इनको मान लीजिए 5,000 रुपये का पेमेंट करता हूँ 1 साल के लिए। ये 5,000 मैंने नेटफ्लिक्स को दिया। नेटफ्लिक्स एक बिजनेस एंटिटी और मैं एंड यूजर हूँ, कस्टमर। मैं उसको अपने बिजनेस के काम में नहीं लूँगा, मैं उसको किसके काम में लूँगा? पर्सनल पर्पस के लिए। तो मुझे यहाँ पे किस नाम से जाना जाएगा? इधर आ जाओ, मुझे यहाँ पे किस नाम से जाना जाएगा? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। ऑनलाइन सर्विस ले रहा हूँ इसलिए ऑनलाइन रिसिपिएंट हूँ, बट नॉन टैक्सेबल हूँ, मेरा बिजनेस नहीं है उस चीज़ का। तो ये B2C सप्लाई मानी जाती। क्या मानी जाती? B2C सप्लाई। तो उस केस में जो 5,000 रुपया उस पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी होगी? नेटफ्लिक्स की होगी, मेरी नहीं होगी। तो इनके एजेंट यहाँ पे इंडिया में बैठे होते हैं जो इनके बिहाफ पे टैक्स पे करते हैं। केस नंबर 2, मान लीजिए मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ, ये फॉरेन की यूएसए की एक साइट है, इस साइट से मैं कोई सर्विस को डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे बिजनेस के काम में आएगी, और मैं इनको पेमेंट करता हूँ 10,000 का, 10,000 का। उस 10,000 पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या एप्लीकेबल होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम एप्लीकेबल होगा। टैक्स पे करने की लायबिलिटी मेरी है क्योंकि मैं बिजनेस के काम में ले रहा हूँ। यहाँ पे इसको B2B सप्लाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? B2B। यहाँ पे मैं अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट हूँ, इन शॉर्ट टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट हूँ मैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है सर्विस बाय वे ऑफ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल्स फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। इधर देखो बेटा, ये यूएसए से ये गुड्स आ रहा है इंडिया में, बराबर। ये इंडिया में, ये यूएसए से माल लेकर के आ रहा है, इस शिप के थ्रू आ रहा है। मेरा गुड्स है, ये शिप पे जो माल रखा हुआ है, ये शिप पे माल मेरा गुड्स रखा हुआ है, और शिप का जो ओनर है, ये शिप जो यूएसए का नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, ये मुझे सर्विस दे रहा है। कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, थ्रू वेसल्स। फोकट में तो देगा नहीं, पैसा लेगा फ्रेट। मैं इनको 2 लाख रुपीज, ये 2 लाख दिख रहा है, ये देखो 2 लाख मेरे हाथ से निकल करके जा रहा है इनके पास। ये 2 लाख रुपीज जो है, बराबर है, इनके पास में दिया मैंने। इस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इंपोर्टर की लायबिलिटी होगी, बट कब? जब ये वेसल्स आउटसाइड इंडिया का हो, सप्लाइड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का हो। अगर ये टैक्सेबल टेरिटरी का हुआ, इंडिया का वेसल्स हुआ जो यूएसए गया हुआ था, इंडिया का वेसल था, यूएसए किसी काम से गया हुआ था, और वहां से मेरा गुड्स लेकर के आ रहा, तो सप्लाइड तो टैक्सेबल टेरिटरी का है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा। ओके, चलो, तो रिवर्स चार्ज में कब आएगा? जब ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का हो बेटा। अब बारी आती है ई कॉमर्स ऑपरेटर की। ई कॉमर्स ऑपरेटर में आते हैं बेटा। ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर एक तो होता है आपके जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 95 में, और एक ई कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ोगे आप अंडर सेक्शन 52 में, जहाँ पे जो TCS वगैरह काटते हैं। 95 के अंदर सिर्फ 3 ही कैटेगरी को कवर किया गया बेटा। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की कैटेगरी,
जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी होती है टैक्स पे करने की। दूसरा आपके हाउसकीपिंग वगैरह की, उनकी सर्विसेज हो गई। और तीसरा अकोमोडेशन वगैरह की, होटल अकोमोडेशन वगैरह उनकी सर्विसेज। अब ये कब इन पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करता है जरा देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर में आते हैं, बराबर है। सबसे पहली चीज ये मान लीजिए ओला, ये ओला है और मैं एक पैसेंजर हूँ और ये टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जो है ओला अपनी टैक्सी वो लिस्ट कर रखी है ओला की वेबसाइट पे। ओला ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओरिजिनल सप्लायर है टैक्सी ड्राइवर, ओरिजिनल रिसिपिएंट हूँ मैं, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ मीडिएटर है, बराबर है। अब हुआ क्या, इन भाई साहब ने मुझे सर्विस दी, उसके लिए 10,000 रुपीज़ बनता है। कितना बनता है? 10,000 रुपीज़ मान लीजिए। तो कितना अमाउंट बनता है जरा लिख लेते हैं। 10,000 रुपीज़ प्लस टैक्स, टैक्स बनता है 1,800 मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1,800 टैक्स बनता है। तो 10,000 और 1,800 मैंने पे कर दिया ओला कंपनी को। ओला कंपनी जो है वो अपना कमीशन रखती है 20%। तो ओला कंपनी अपना कमीशन 20% मतलब 2,000 रख लेगी। और ये देखो 8,000 रुपीज़ ओला कंपनी किसको दे रही है? टैक्सी ड्राइवर को 8,000 रुपीज़ दे रही है। 2,000 इन्होंने रखा, बट जीएसटी का अमाउंट किसके पास में है? ओला के पास में रहेगा, क्योंकि टैक्स पे करने की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की होगी, ओला की होगी। जीएसटी का अमाउंट टैक्सी ड्राइवर को नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कभी भी जीएसटी पे नहीं करेगा, टैक्सी का ओनर जीएसटी कभी भी पे नहीं करेगा। टैक्स पे करने की लायबिलिटी हमेशा ओला पे रहेगी, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर की सर्विसेज के अंदर, बराबर है। अब ये जो सर्विसेज है, रेडियो टैक्सी, मोटर कार, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल, ये वाली सर्विसेज कवर होती है। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन फॉर लॉजिंग, रेसिडेंशियल पर्पस इन होटल, इन गेस्ट हाउस वगैरह। यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये होटल है इंटरनेशनल, ये होटल है नेशनल। ये होटल इंटरनेशनल है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, यह लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, बट ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है क्योंकि इनका थ्रेशोल्ड लिमिट अभी 20 लाख वाला या 10 लाख वाला क्रॉस ही नहीं हुआ। ओके, तो नेशनल होटल नाम दिख रहा है, अनरजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड या लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये है ओयो, ओयो ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये क्या? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब इधर देखना, मुझे एक होटल बुक करनी है। मैं अगर इंटरनेशनल होटल बुक करता हूं जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो फिर टैक्स पे करने की लायबिलिटी इंटरनेशनल होटल की होगी, होटल इंटरनेशनल इसकी होगी, बराबर है। ई कॉमर्स ऑपरेटर की, ओयो की नहीं होती है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी होटल बुक करता हूं जो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उस केस में जो होटल के लिए मैं पैसा दूंगा उस पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी ओयो की होगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर की, बराबर, होटल की नहीं होती है। ओके, सेम टू सेम हाउसकीपिंग में होता है। जैसे हाउसकीपिंग की सर्विस देने वाली दो यूनिट है, ये दो कंपनियां, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये है एबीसी, ये है XYZ, दोनों हाउसकीपिंग की सर्विसेज वगैरह देते हैं, बराबर है। एबीसी जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, XYZ जो है वो अनरजिस्टर्ड है, और ये है अर्बन क्लैप, बराबर, जिनके थ्रू ये सर्विस देते हैं। अब ये जो सर्विस दे रहे हैं ये रजिस्टर्ड है, तो टैक्स पे करने के लिए मान लीजिए कि मुझे प्लम्बर की जरूरत है, मैंने अर्बन क्लैप से प्लम्बर बुक किया, इन्होंने प्लम्बर भेजा है, तो ये क्या है? जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी इनकी होगी, अर्बन क्लैप की नहीं होगी। बट ये अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी, मान लो XYZ से कोई आता है, तो यहाँ पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? अर्बन क्लैप की, ई कॉमर्स ऑपरेटर की। तो यहाँ पे याद रखना, अगर ओरिजिनल सप्लायर रजिस्टर्ड है तो लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन की, मतलब ओरिजिनल सप्लायर की। ओरिजिनल सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, बराबर, तो उस केस में लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? ई कॉमर्स ऑपरेटर की। ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टैक्सेबल टेरिटरी में तो टैक्स वो पे करेगा, अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव टैक्स पे करेगा, और अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं, वो भी नहीं, तो उनको एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो उनके बिहाफ पर टैक्स पे करेगा बेटा।